डेट है आज 9 फरवरी 2021 और आज की करंट अफेयर के टॉपिक देखते हैं। आज सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और करंट अफेयर के टॉपिक करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लास्ट में करेंगे रोज की तरह। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके यूपीएससी, पीसीएस, आईबी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, ईपीएफओ, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आईबी का इन्फॉर्मेशन आ गई है, आपका एग्ज़ाम 18-19 फरवरी के लगभग है। तो जिसके पास भी मेल भेजा है होम मिनिस्ट्री ने, जिसका भी एग्ज़ाम होगा आप चेक करिए अपना एग्ज़ाम कब है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है जी उत्तराखंड फ्लैश फ्लड। ये आप सभी को पता होगा, न्यूज़ में रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम। मेंस के लिए और प्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेकंड है जी क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन। ये क्या है? ये जी साइंस एंड टेक जो सिलेबस में आपके यूपीएससी के में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्री में क्वेश्चन पूछने की इस बार बहुत ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये नहीं पूछा था और बहुत सालों से न्यूज़ में रहा है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड है उड़ीसाज बॉर्डर डिस्प्यूट। फोर्थ है असम जरेंगा पोथर एंड देकियाजुली टाउन। ये न्यूज़ में है, किस लिए है पूरा डिटेल में जानेंगे इसे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड। आप सभी को जैसे पता है अभी उत्तराखंड में बाढ़ आ गई एकदम से। फ्लड मतलब बाढ़ बोलते हैं हिंदी में, फ्लैश का मतलब अचानक, इमिडिएटली। उत्तराखंड में किस लिए? ग्लेशियल ब्रेक की वजह से। ग्लेशियल ब्रेक को ग्लेशियल ब्रस्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, ब्रस्ट या ग्लेशियल ब्रेक या ग्लेशियल ब्रस्ट, और कुछ एवेलांची बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या है फ्लड आ जाती है। एवेलांची, एवेलांची की स्पेलिंग ये है एवेलांची, AVEALANCHE, एवेलांची। तो ये कहाँ पे आई है? उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट है जी, उसमें एक प्लेस है जिसका नाम है तपोवन रैनी। इस एरिया में आई है फ्लैश फ्लड। और कौन सी रिवर में? धौली गंगा और अलकनंदा रिवर में। वहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा रिवर है जी। यहाँ पे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बना हुआ था। ऋषि गंगा नाम से रिवर है जी। ऋषि गंगा रिवर है, वो मिलती है धौली गंगा में। यह यहाँ पे समझो, ये है जी अलकनंदा रिवर। इसकी ट्राइब्यूटरी है कौन सी? धौली गंगा। धौली गंगा, ये अलकनंदा, अलकनंदा। और धौली गंगा में आके मिल जाती है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा ट्राइब्यूटरी किसकी है? धौली गंगा की। ट्राइब्यूटरी का मतलब है जी सहायक नदी, मतलब जो एक नदी छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिल जाए। तो ऋषि गंगा मिल गई धौली गंगा में, धौली गंगा फिर मिल गई है कहाँ पे? अलकनंदा में, ये रिवर में। और अलकनंदा बाहर गिराती मिलके बनाती है गंगा रिवर। ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले अपनी न्यूज़ कवर करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इस एरिया के बारे में, कौन कौन सी रिवर कहाँ पे मिलती है। बहुत सारे प्रयाग बनाती हैं यहाँ पे, 5 प्रयाग, 5 प्रयाग बनाती हैं जी, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट बन रहा था जी, पावर प्रोजेक्ट, मतलब बिजली बनाने के लिए यहाँ पे डैम बनाया हुआ था, बांध। और पावर प्रोजेक्ट को इसने डैमेज कर दिया, डैमेज कर दिया जी। डैमेज का मतलब है नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत सारे हाउसेस थे, घर थे यहाँ पे बने हुए थे, उनको भी कर दिया बाढ़ की वजह से। अब ये ग्लेशियल ब्रेक होता क्या है, या ग्लेशियल ब्रस्ट या एवेलांची जिसे बोलते हैं। या आप ये देखो, पहले तो ये फोटो देखो आप, ये देख रहे हो आप, ये जी ग्लेशियर है, मतलब ग्लेशियर मतलब बर्फ़ का पहाड़, माउंटेन ऑफ आइस। बर्फ़ बहुत ही मैसिव स्केल पे जमी हो उसे बोलते हैं। देखो ये बर्फ़ पिघल के आ रही है बहुत ही मैसिव स्केल पे, देख रहे हो आप। और ये रिवर का पानी है जो उसमें फ्लो बढ़ा देगी। ऐसे मानो आप जैसे ये जी गिलास, समझ रहे हो, ये गिलास में पानी भरा हुआ है। अगर इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया आपने, ये फुल भरा हुआ है, तो पानी क्या करेगा? आउटफ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो वो ये बहुत ही मैसिव स्केल पे हो रखा है, जो क्या है बाढ़ आ जाती है। जो आसपास इस रिवर के आसपास जो भी हाउस बने हुए हैं, जैसे रिवर में गिर गया जी ये आके ये बर्फ़, तो क्या है आसपास जो हाउस है डिस्ट्रॉय कर देगी। यहाँ कोई डैम बना हुआ है, बांध, उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। और ये एवेलांची इसी को बोलते हैं जी, एवेलांची। देखो जी, अगर यही चीज़, ये तो बर्फ़ आइस है, जो आइस आपकी मेल्ट होके गिर रही है, तो तब तो बोलते हैं एवेलांची, समझ रहे हो, एवेलांची। और लेकिन यही अगर ये बर्फ़ ना होते हुए मिट्टी होती, लैंड होती जी, मिट्टी, तो क्या होता? तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। प्रोसेस सेम वही है, बस नाम अलग अलग है, समझ रहे हो। अगर लैंड ऐसे गिर रही है आके स्लाइड हो रही है तो लैंडस्लाइड, अगर बर्फ़ हो रही है तो एवेलांची या ग्लेशियल ब्रेक। ये है जी इसके बारे में। अब इसके फ्लड, फ्लैश फ्लड आई है, कॉजेज क्या है जी? कॉजेज यही है ग्लेशियल ब्रेक, समझ रहे हो। और क्या है? ये रिवर गंगा है जी, यहाँ पे ऋषि, ये ऋषि गंगा रिवर, उसमें आकर हुई है जी। ऋषि गंगा मैंने समझाई दिया, धौली गंगा की ट्राइब्यूटरी। और कहाँ पे ये गिरा है? ये नंदा देवी ग्लेशियर है जी, जो ग्लेशियर ये गिरा है ना, माउंटेन ऑफ आइस, इसका नाम है जी नंदा देवी ग्लेशियर।
और इसके नाम पे यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है जी, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जी अलग लेक्चर में। उसके लिए 4 से 5 मिनट का लेक्चर आएगा जी आज, वो आप देख सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है जी एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए अलग से लेक्चर बनाया जाएगा 4 से 5 मिनट का, ताकि आपको समझ में आ जाए। इन्वायरमेंट के सेक्शन में आता है वो, अब इसे भी पढ़ेंगे जी हम। तो ये याद रखना आप, नंदा देवी ग्लेशियर से ये बर्फ़ टूटी है और गिरी है बर्फ़ में रिवर में, जिससे क्या है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया रिवर में, जिसकी वजह से जो ऋषि गंगा है, ये मैंने बताया दिया धौली गंगा में मिलती है। और कहाँ पे, रैनी रिवर, रैनी ये प्लेस है जी जहाँ पे आके मिलती है। ये जैसे ऋषि रिवर आके मिलती है, धौली गंगा, ये ऋषि रिवर जहाँ पे आप मिलती है धौली गंगा से, इस प्लेस को रैनी बोलते हैं। रैनी एरिया है ये, जहाँ पे धौली गंगा से मिलती है। तो धौली गंगा में भी फ्लड आई है जी, ऋषि गंगा में भी, और अलकनंदा को भी इफेक्ट किया है जी इसने, क्योंकि अलकनंदा में आके मिलती है धौली गंगा। अब यहाँ पे जो मेजर पावर प्रोजेक्ट है जी, वो अफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। जैसे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट अफेक्ट हुआ है, ये कितने मेगावाट का था, 130 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा था जी, वहाँ के आसपास एरिया में बिजली प्रोवाइड करने के लिए बना हुआ था ये। यहाँ पे जी एक तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जी, धौली गंगा रिवर पे बना हुआ है। ये ऋषि गंगा रिवर पे बना हुआ है पावर प्रोजेक्ट, और तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये धौली गंगा पे है जी। ये अभी बन रहा था जी, कंप्लीट भी नहीं हुआ था, अपने इनिशियल स्टेज पे था जी, तभी इसको बर्बाद कर दिया इसको। 520 मेगावाट का था जी ये। इसे रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जी ये। रन ऑफ रिवर का मतलब है जी, जब कोई प्रोजेक्ट ना बहती हुई रिवर पे बनाई जाए, रिवर फ्लो कर रही है, ये धौली गंगा फ्लो कर रही है, तो इसी पे रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोला जाता है। अगर कोई मान लो लेक पे बनाया जाए, झील पे, तो सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट। रन ऑफ रिवर का मतलब है रिवर पे, बहती हुई रिवर पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पे सेवरल अदर प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं, जो अलकनंदा, भागीरथी रिवर है, इनके बेसिन को भी अफेक्ट किया है इसने, इम्पेक्ट किया है। बेसिन का क्या मतलब होता है जी, देखो जी, रिवर बेसिन का मतलब होता है, ये रिवर है जी, कोई रिवर, ये जितनी एरिया को वाटर प्रोवाइड कर लेती है ना जी, हाँ, जितने एरिया को मान लो इरिगेशन होती है या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है, तो ये रिवर का बेसिन है जी पूरा। यहाँ पे पूरे एरिया में जितना वाटर प्रोवाइड करती है, ये रिवर का बेसिन है, समझ गए। और एक होता है जी कैचमेंट एरिया। अब कैच का मतलब तो आप समझते हो ना, कैच करना, पकड़ना, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या कैच करती है, कोई क्रिकेट नहीं चल रही है, बॉल नहीं कैच करेगी ये, फिर क्या करेगी ये करेगी जी वाटर। रिवर जितने एरिया से वाटर कैच करती है, मतलब जितना एरिया से वाटर आके मिल रहा है इस रिवर में, तो ये वो सारा हो जाएगा कैचमेंट एरिया, समझ गए। दोनों में डिफरेंस है जी, बेसिन में और कैचमेंट एरिया में। बेसिन का मतलब है ये वाटर प्रोवाइड कर रही है, जहाँ जहाँ दे रही है अपनी वाटर दे रही है, और कैचमेंट एरिया का मतलब है जहाँ जहाँ से वाटर आ रहा है वो इसका कैचमेंट एरिया रिवर का। तो दोनों में ये डिफरेंस है जी, समझ गए आप। तो ये भागीरथी और अलकनंदा रिवर है, उनको भी इम्पेक्ट किया है। ये भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, सारा डिटेल में रिवर पढ़ेंगे जी हम लास्ट में। पहले हम न्यूज़ कवर करते हैं अपनी फ्लैश फ्लड के बारे में। अब फ्लैश फ्लड होती क्या है, ये फ्लैश फ्लड मतलब अचानक जो बाढ़ आ जाती है, इसका मतलब है क्या। एक तो जी ये सडन सर्ज इन वाटर, मतलब अचानक से पानी में क्या है, सर्ज हो जाता है, एकदम से पानी का जो वो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो इसी को बाढ़ बोलते हैं जी। ये इंटेंस रेन से भी हो सकता है, मतलब अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाए, समझ रहे हो। और ये मान लो एक इसका एक ये और क्राइटेरिया है जी, वे अगर मान लो 6 घंटे तक मतलब लेस देन 6 आवर में मान लो इंटेंस बारिश हो रही है, अभी इंटेंस रेनफॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश, और लेस देन 6 आवर में, 6 घंटे से कम समय में एकदम से बाढ़ आ जाए, समझ रहे हो। जैसे मान लो बहुत तेज़ बारिश हो रही है जी, ये बारिश हो रही है, और यहाँ पे क्या है, रिवर है। इस रिवर का पूरा जितना भी इसकी कैपेबिलिटी थी सारा पानी आ गया। अब क्या, अगर पानी ज़्यादा आया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और जितने घर वर यहाँ पे बने हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो अगर इंटेंस फ्लड कब बोलते हैं, फ्लैश फ्लड तब बोलते हैं अगर लेस देन 6 आवर में ये प्रक्रिया पूरा प्रोसेस हो, बहुत ज़्यादा बारिश आए और 6 घंटे से कम समय में ये पानी ओवरफ्लो हो जाए, तो फ्लैश फ्लड, समझ गए आप। ये लेस देन 6 आवर बिटवीन द अकरेंस ऑफ रेनफॉल एंड पीक फ्लड। अब फ्लड सिचुएशन से होता क्या है जी, सबको पता है जी, जितने भी इंक्रोचमेंट और ड्रेनेज लाइंस है सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब इसके कॉजेज क्या हैं जी, फ्लैश फ्लड के, मतलब कारण क्या है आने के फ्लैश फ्लड के कारण। एक तो हैवी रेन हो गया जी, बहुत बड़ी मात्रा में रेन हो जाए, रेनफॉल बारिश हो जाए। सीवियर थंडर स्टॉर्म या हरिकेन आ जाए जी, हरिकेन साइक्लोन कोई बोलते हैं दूसरा नाम, मतलब साइक्लोन की तरह ही प्रक्रिया होती है ऐसी।
हरिकॉन नाम है जी, पूरा मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन सेम है साइक्लोन और इसकी। तो साइक्लोन आ जाए चक्रवात, या फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ जाए, या फिर मेल्ट वाटर फ्रॉम आइस, मतलब जो बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे हिमालयाज़ पे, अगर ये बर्फ़ पिघलने लगे, मेल्ट का मतलब पिघलने लगे, तो क्या है तब भी उसमें रिवर में ज़्यादा पानी हो जाएगा जी और फ्लड आ जाएगी, या स्नोफॉल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इससे रिवर में फ्लड आ सकती है। फ्लैश फ्लड कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द डैम एंड लेवी ब्रेक्स एंड मड स्लाइड। फ्लैश फ्लड जी मड स्लाइड से भी हो सकती है। मान लो ये रिवर है जी, रिवर के साइड में यहाँ पे लैंड है, भूमि है, तो अगर लैंडस्लाइड हो जाए, लैंडस्लाइड हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, लैंडस्लाइड हो जाए और यहाँ पे मिट्टी गिर जाए पूरी, तो तभी तो वाटर फ्लो हो जाएगा जी, इससे बाहर आ जाएगा, मैसिव स्केल पे हो जाए, पता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। या फिर मतलब जैसे मान लो डैम बना हुआ है वो टूट जाए, बांध टूट जाए, या फिर कोई लेवी बनाई हुई है, मतलब जी एक ऐसे ही मान लो बाउंड्री बना देते हैं, वही लेवी है, मतलब पानी क्या है, जैसे ये रिवर है इसके साइड में एक लेवी बना दी, मतलब ये बना दिया ब्रेकर, एक तरह से आप कह सकते हो, दीवार बना दी, तो ये टूट जाए। या फिर मड स्लाइड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और क्या है जी कारण, या फिर वॉल्केनो का इरेप्शन हो जाए जी। वॉल्केनो हम बहुत बार अपने करंट अफेयर सेशन में पढ़ चुके हैं जी क्या होता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अर्थ सरफेस से मान लो हीट निकलती है, इरेप्शन होता है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में एक ये मान लो आप आग से निकलती है, और क्या मिनरल्स आते हैं, जिससे क्या है अगर ये एरिया वॉल्केनिक इरप्शन के पास हो तो भी क्या है वॉल्केनिक इरप्शन होगा, डिस्टर्बेंस होगी, फ्लैश फ्लड आ सकती है जी उससे भी, वॉल्केनिक इरप्शन से। और क्या कॉजेज हो सकते हैं जी, मान लो रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो लोकल एरियाज़ में, और ये क्या है लैंड यूज, टोपोग्राफी टाइप, वेजिटेशन टाइप, इनकी वजह से क्या है ये सॉइल टाइप, सॉइल वाटर, ये क्या करते हैं जी, मान लो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम हो गया है और मान लो एक फ्लड आती है, तो कोई वही नहीं है कि ब्रेकर्स क्या कि फ्लड को रोक सकें। तो ये क्या है जैसे सॉइल वाटर है, सॉइल में क्या है सॉइल का टाइप कैसा है, बहुत सी सॉइल ऐसी होती है जी मॉइस्चर रिटेंशन, मतलब मॉइस्चर को जो भी पानी आता है उसको रिटेंशन कर लेती हैं, मतलब अपने कैप्चर कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं जी पानी को। बहुत सी सॉइल ऐसी होती हैं जी पानी को सोख नहीं पाती, जैसे हिली एरिया आ जाए वो पानी को सोख नहीं पाती ना जी, ये भी एक कारण है कि सॉइल का टाइप कैसा है वहाँ पे, समझ गए आप, कि अगर मान लो हिली एरिया आ जाए, पहाड़ है जी, पत्थर है, वो पानी थोड़ी ना एब्जॉर्ब करेगा, समझ गए। अगर उसमें कोई बीच में दरार है, क्रैक है, वहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा, लेकिन अगर सिंपल मान लो पहाड़ है, माउंटेन है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना। तो ये एक कारण है जी यहाँ पे फ्लड आने का। अब ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं ये देखते हैं जी, और इनसे क्या लैंड फॉर्म बन सकते हैं। तो ये प्री के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी इस साल के लिए, कि ग्लेशियर से क्या क्या लैंड फॉर्म बन सकते हैं, कैसे कैसे लैंड फॉर्म बन सकते हैं, मतलब आकृति लैंड पे, भूमि पे आकृति कैसी कैसी बन सकती हैं वो देखेंगे हम। ग्लेशियर आप जानते हो, मतलब आइस मान लो बहुत ही कई सालों से, 10 सालों से, हज़ारों सालों से, 100 सालों से, थाउजेंड ऑफ ईयर से अगर वहाँ आइस, बुल्क ऑफ आइस जमा हो जाए, समझ रहे हो, बर्फ़ एक साथ, तो उसी को मतलब माउंटेन ऑफ आइस बोल सकते हो, ग्लेशियर, वही ग्लेशियर है। अब इसकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये इस कैसी कैसी आकृति बनाता है, लैंड फॉर्म, देखो जी ये याद रखना आपको, सिर्क बनता है, ये चेयर की तरह एक बन जाती है जी शेप। अगर यहाँ से ग्लेशियर मान लो ग्लेशियर जमा हुआ पूरा और यहाँ से मेल्ट हो जाए ग्लेशियर, तो सिर्फ ये पहले इतना था, अब ये कट जाए इससे तो ग्लेशियर इतना रह जाएगा, तो ये चेयर सी बन जाती है जी, ये सिर्क बोलते हैं उसे। एक हॉर्न ये ऐसे टाइप में बन जाता है जी। एक अरेटे ये सिर्फ इतने टाइप में रह जाता है। एक होता है जी मोरेन लैंड फॉर्म, मोरेन क्या है जमा हो जाता है जी, डिपॉजिट्स, ग्लेशियर जो भी लेके आता है ना, जैसे रिवर किनारे पे डिपॉजिट जमा कर देती हैं, आपने कभी रिवर के किनारे पे जो यहाँ जमा हो जाता है कचरा सा या कोई और मिट्टी विट्टी जमा हो जाती है किनारे पे रिवर के, ऐसे ही ग्लेशियर के जो क्या है ये डिपॉजिट जमा कर देते हैं, जिसको बोलते हैं मोरेन, बस नाम अलग है जी मोरेन। तो लैंड फॉर्म कौन कौन से बन जाते हैं ये याद रखना आपको, मोरेन, अरेटे, हॉर्न, सिर्क, या फिर ट्रंकेटेड स्पर्स, ये जी ट्रंकेटेड स्पर्स बना हुआ है। और ये देख लो आप, इस पिक्चर में भी देख सकते हो आप, ये देखो जी ये यहाँ पे सिर्क दिखाया हुआ है, एरेटे, एक कोल भी बनता है जी, और यहाँ पे मैटरहॉर्न पीक, मतलब ये पीक बन गया है जी, मैटरहॉर्न पीक नाम रखा है इसका। तो ये, और हैंगिंग ग्लेशियर का मतलब क्या है जी, ये जी हैंगिंग ग्लेशियर, मतलब यहाँ पे ग्लेशियर जो ये है ना लटका हुआ है, हैंगिंग ग्लेशियर, हैंगिंग वैली भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे जो वैली बना रहा है ये देखो, इसमें जो ये वैली क्या होती है, घाटी, दो ये
ऊंचे एरिया है माउंटेन टाइप, और बीच में ये क्या है, ये लोअर एरिया। इस लोअर एरिया को बीच में, टू माउंटेन के बीच में, इसको बोलते हैं क्या, वैली या घाटी। तो ये भी इससे बन जाती हैं। या फिर ट्रफ लेक, यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली का मतलब है यू शेप में होती है, एक वी शेप होती है। वी शेप ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा गहरी होती है, डीप, और यू शेप क्या होती है, थोड़ी फ्लैट होती है, उसको यू शेप वैली बोलते हैं। तो ये सारे इरोजनल फीचर हैं जी ग्लेशियर्स के। तो ये किस में, जहाँ पे स्नोफील्ड होती है वहाँ पे देखा जाते हैं अधिकतर ये। और ये दो टाइप के ग्लेशियर होते हैं जी, एक माउंटेन ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। इनको समझते हैं जी क्या होते हैं। माउंटेन ग्लेशियर का मतलब जी देखो, ये जी अर्थ, ये 0 डिग्री इक्वेटर, और ये है पोलर एरियाज। आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री पे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या सदर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। समझ गए। तो ये एक अर्क रेखा जी, एक मकर रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो क्या है ये पोलर एरिया जी, आपको पता है सन यहीं तक मूव करता है टॉपिक के बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में ही सन मूव करता है। तो यहाँ पे तो ठंड ज़्यादा होती है ना, पोलर एरियाज पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। और यहाँ पे जैसे आर्कटिक रीजन है या अंटार्कटिक रीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी होती है। तो ये तो क्या है, ये कॉन्टिनेंटल आइस, कॉन्टिनेंटल आइस, समझ गए। और माउंटेन आइस क्या है जी, अब देखो आपको पता है अर्थ से जैसे ही ऊपर जाते हैं लेयर होती है ना कुछ, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं एक लेयर को, इससे ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, घटता है, रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस हो जाएगा जैसे हम ऊपर जाएंगे। जैसे कोई माउंटेन है, माउंटेन तो ऊपर की तरफ बनी होती है ना, समझ रहे हो, स्पेस में। तो जैसे ऊपर जाएंगे तो माउंटेन पे टेम्परेचर घट जाता है। यही वजह है, जैसे उत्तराखंड में क्या माउंटेन्स वगैरह बनी हुई है, तो ऊपर जैसे ये सी सरफेस से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ऊपर है। और आपको पता है यहाँ पे नेपाल में, इधर साइड में माउंट हिमालयंस पे, नेपाल में कौन सी है ये जो माउंटेन है, एवरेस्ट माउंटेन, ये तो 8 किलोमीटर, 8,848 किलोमीटर है लगभग। तो ये क्या है, ऊंचाई पे जैसे जाते हैं टेम्परेचर घट जाता है। तो माउंटेन ग्लेशियर क्या है, ये जब यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लगभग 0 डिग्री या 10 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या है, आइस का कलेक्शन होता रहता है, बर्फ़ जमती रहती है कई हज़ारों सालों से, 1000 ऑफ ईयर से, 100 ईयर से, डिकेड से, तो वो ग्लेशियर बन जाता है। तो ये होता है जी माउंटेन ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, आपने समझा। अब माउंटेन ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में एक फ़र्क है जी। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या है, मूव्स आउटवर्ड, मतलब ये मान लो पोलर एरियाज पे है तो ये आउटवर्ड किसी भी तरफ बढ़ सकता है, समझ रहे हो, ग्लेशियर अपना आकार। लेकिन जो माउंटेन ग्लेशियर है ये मूव्स फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर लेटीट्यूड। मतलब देखो जी, ये तो क्या है, ये एल्टीट्यूड है जी, हायर टू लोअर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आप लेटीट्यूड एल्टीट्यूड तो जानते हो ना, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और लेटीट्यूड जी ये अर्थ पे जो बने हुए हैं लेटीट्यूड, समझ रहे हो ये। तो माउंटेन पे तो क्या है, ये तो ग्लेशियर तो यहीं पे हायर अप, हायर या लोअर ही होगा ना जी, ये ऐसे तो नहीं फ्लो बढ़ेगा। मतलब ये तो क्या है, टेम्परेचर जैसे हम अल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं तभी तो टेम्परेचर घटता है, और ग्लेशियर वहाँ के ग्लेशियर बन फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है जी कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मूव आउटवर्ड और माउंटेन ग्लेशियर्स मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेटीट्यूड। और क्या जी इसके बारे में, अब ग्लेशियर और फ्लड्स देख लीजिए। ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं जी, ग्लेशियर लेक्स ये आपको याद रखना है जी, इसमें ये इंपॉर्टेंट है जी। प्रो ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, लाइक सेवरल इन हिमालयाज ग्लेशियर्स क्या होते हैं, यूजुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स एट द टिप्स। मतलब जो क्या है, ग्लेशियर के पिघलने से, मेल्ट होने से जो लेक बनती है जी, वो क्या है, उन्हें बोलते हैं प्रो ग्लेशियर लेक। ये याद रखना है, प्रो ग्लेशियर झील लेक्स। अब फ्लड के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं जी। फ्लड के बारे में, फ्लैश फ्लड के बारे में तो समझ लिया हमने। फ्लड क्या होती है, बाढ़, वही है जी, बाउंड्रीज ऑफ लेक्स में क्या है, जब जैसे कोई झील बनी हुई है इससे बाहर पानी निकल जाए, फ्लड है जी। या रिवर से आउटफ्लो हो जाए कोई स्ट्रीम में, ये क्यों होती है जी, मान लो कोई सेडिमेंट्स वगैरह इसमें ज़्यादा हो जाएं, या रॉक्स मटेरियल्स, तो क्या होता है, इनकी वजह से लोड बढ़ जाता है जी रिवर में। जैसे मान लो जी ये रिवर फ्लो कर रही है, अगर रिवर में ज़्यादा रॉक मटेरियल हो जाएंगे, यहाँ पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा जमा हो जाएंगे, तो इसकी वाटर की कैप्चर करने की जो एबिलिटी है कम हो जाएगी ना। मान लो एक गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर इस गिलास के पानी में हम क्या है, गिलास में पानी भरा हुआ, इसमें इतना हम कुछ डाल दें, मान लो हम इसमें मिट्टी डाल दें, मिट्टी से भर दें, तो गिलास की कैपेसिटी तो सिर्फ इतनी रह गई ना, सिर्फ इतने में ही पानी भर सकते हैं। तो अगर रिवर में क्या है, नीचे सिल्ट जमा हो जाएगा, इसे सिल्ट भी बोलते हैं जी, सिल्ट
SILT सिल्ट अगर जमा हो जाता है, रॉक मटेरियल जमा हो जाते हैं, पानी की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब ज़्यादा पानी जैसे आया तो इसे कैप्चर ही नहीं कर पाएगी रिवर, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, सोख ही नहीं पाएगी, तो क्या है, फ्लैश फ्लड, अब मतलब फ्लड आ जाएगी इससे। तो ये जिसमें अब इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है जी, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव क्या है, क्लाइमेट चेंज से क्या है जी, एक तो जी इरेटिक वेदर कंडीशन पैटर्न हो रहे हैं कि मान लो अचानक से रेनफॉल हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो ग्रीन हाउस गैस बन रही है ना उसकी वजह से, इससे इंक्रीज स्नोफॉल, रेनफॉल की कंडीशन बढ़ रही है। और क्या है जी, मेल्टिंग ऑफ स्नोफॉल, मतलब स्नो जो है जी, जैसे स्नो बर्फ़ होती है उसका पिघलना, मेल्टिंग का मतलब यही है। और एक रिपोर्ट है जी यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी एक रिपोर्ट है जी, उसने कहा है, उसने ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि जो अगर ग्लेशियल रिट्रीट होंगे, ग्लेशियल रिट्रीट का मतलब है जी एक तरह से ग्लेशियल का कम होना, जो ग्लेशियर है उनका कम होना। और परमाफ्रोस्ट हो, परमाफ्रोस्ट वही है जी, परमानेंटली यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई आइस, उसी को बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। थो का मतलब है जी मेल्टिंग होना, मेल्ट होना, पिघलना। अगर परमाफ्रोस्ट थो होगा या ग्लेशियल रिट्रीट कम हो जाएंगे तो जिससे क्या है माउंटेन स्लोप्स में स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जी उसकी। और क्या है जी, बहुत चांसेस होंगे कि ग्लेशियल लेक्स बन जाएंगी और फ्लैश फ्लड के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये सारा इसके बारे में डिटेल थी जी। अब धौली गंगा क्या है जी, इस रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, कौन कौन से प्रयाग बनते हैं, वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे अब हम। देखो जी, ये रिवर पहले तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये देखो धौली गंगा होती है यहाँ पे जी वसुधरा ताल, एक वसुधरा ताल नाम की जगह है, वहाँ से होती है ये। और ये ऐसा माना जाता है उत्तराखंड में परहैप्स लार्जेस्ट ग्लेशियल लेक है जी, ये वसुंधरा ताल है ना, वसुधरा, वसुधरा या वासुधरा, ये ताल, ये झील है जी, एक झील लेक, ये ग्लेशियल झील है जी उत्तराखंड में, यहाँ से निकलती है धौली गंगा। अब ये देखो आप, पहले इससे समझते हैं हम पूरा, ये मैप देखो आप, देखो जी पहले हम यमुना के बारे में जानते हैं, यहाँ से यमुना भी निकलती है, ये यमुनोत्री इसका सोर्स माना जाता है, सोर्स, स्रोत, जहाँ से निकलती है मतलब सोर्स, रिवर यमुनोत्री से निकलती है, ये यमुना रिवर है जी। अब यहाँ पे गंगोत्री है जी, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, ये भागीरथी रिवर है। और ये जी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, ये अलकनंदा रिवर है जी, ब्लू में दिखाई दे रही है। और ये आके मिलते हैं जी देवप्रयाग पे। इसके आगे जब ये भागीरथी और अलकनंदा रिवर आके मिलती है किस पे, देवप्रयाग पे, तो तब इसे यहाँ से बोला जाता है गंगा रिवर, समझ गए, तब गंगा रिवर बोला जाता है इसको। तो लेकिन गंगा रिवर का स्रोत कौन सा माना जाता है कि ये गंगोत्री, तो भागीरथी आके मिल जाती है अलकनंदा में देवप्रयाग पे, इस जगह का नाम है जी देवप्रयाग, तो तब बोलते हैं इसे गंगा रिवर। इससे आगे, इससे पहले भागीरथी और अलकनंदा नाम है जी इसका। तो अब यहाँ से समझते हैं, ये जी धौली गंगा, ये पिंक में दिखाई दे रही है आपको। पेन चेंज कर लें जी एक बार, पेन चेंज कर लेते हैं, ये देखते हैं ये सही आ रहा है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा जी, दूसरा लेते हैं, ये सही रहेगा, ये दिखाई दे रहा। ये देखो जी धौली गंगा, ये आके मिल जाती है किसमें, बद्रीनाथ में। और इस धौली गंगा में मिलती है जी ऋषि गंगा, जिसमें फ्लड आई है ऋषि गंगा में। और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट ऋषि गंगा रिवर पे बना हुआ है जी, डैम बना हुआ है जी, डैम, बांध, समझ रहे हो। ऋषि गंगा मिल जाती है धौली गंगा में, और धौली गंगा मिल जाती है किसमें, बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ से जो निकलती है अलकनंदा। तो ये विष्णुप्रयाग में मिलती है जी धौली गंगा अलकनंदा से, ये विष्णुप्रयाग जगह पर मिलती है, ये विष्णुप्रयाग है। फिर इससे आगे अलकनंदा पे एक रिवर है जी नंदाकिनी, ये मिलती है कहाँ पे, नंद प्रयाग पे, ये भी अलकनंदा की ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी। अब पिंडर गंगा जी, पिंडर गंगा मिलती है जी किस पे, कर्ण प्रयाग पे, ये कर्ण प्रयाग है जी। और इससे आके यहाँ पे मंदाकिनी है जी, जो केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ का नाम तो सुना ही होगा जी आपने, ये मंदाकिनी निकलती है, ये रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। ये 5 प्रयाग है जी यहाँ पे जो बनते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। कौन कौन सी रिवर आके मिलती हैं, कौन कौन से प्रयाग बनाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कभी भी, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे PCS का हो चाहे UPSC का हो। और ट्राइब्यूटरी आपको पता है, UPSC तो ट्राइब्यूटरी रिवर की पूछ लेती है, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी है, और ये भी पूछ लेती है लेफ्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी है, राइट कौन सी है। अब देखो ये जहाँ से निकल रही है ना, ये रिवर निकल रही है, तो ये इसकी लेफ्ट साइड हो गई जी रिवर की, क्योंकि रिवर यहाँ से आ रही है ना, मान लो एक पर्सन यहाँ से चल के आ रहा है तो लेफ्ट साइड ये हो जाएगी ना पर्सन की, और राइट ये, अगर मान लो इधर साइड से जा रहे हैं तो ये हमारी राइट हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगी, लेकिन रिवर तो इधर से आ रही है ना जी, तो ये लेफ्ट हो गई, ये राइट, तो ये लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है, ये याद रखना आपको। धौली गंगा हो गई, ये हो गई नंदाकिनी या पिंडर गंगा, ये लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है, और राइट ट्राइब्यूटरी मंदाकिनी है, ये आपको याद रखना है इसमें। अब ये सारा डिटेल में मैंने समझा दिया जी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैप पे समझाया। चलते हैं अपने आगे,
ये जी अगला हमारा टॉपिक आ गया। ये अगला टॉपिक का क्या नाम है, क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन। ये जी अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जी आईआईटी दिल्ली के कुछ रिसर्चर हैं जी, खोजकर्ता, उन्होंने क्या है एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जी जिससे हाइड्रोजन जनरेट किया जा सकता है वाटर से, मतलब पानी से जो H2O होता है उससे हाइड्रोजन बनाया जा सकता है लो कॉस्ट पे, मतलब कम कीमत में बनाया है इन्होंने हाइड्रोजन। तो इससे क्या होगा, ये ग्रीन एनर्जी सोर्स है जी, क्लीनर और ग्रीन एनर्जी, मतलब इससे पोल्यूशन नहीं होता जी, हाइड्रोजन से ऐसे एनर्जी ऊर्जा की तरह यूज किया जा सकेगा जी हाइड्रोजन गैस। ये एक वाइबेबल सोर्स है, रिन्यूएबल सूटेबल सोर्स है जी, जो क्या है जैसे फॉसिल फ्यूल से जो बनते हैं ना जी, एनर्जी बनती है, पावर बनती है, बिजली, उसके लिए अल्टरनेटिव का सोर्स काम करेगा जी एज ए ऑप्शन, जिससे क्या है पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं जी। जो आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर हैं उन्होंने सल्फर आयोडीन साइकिल का यूज किया है जी, टेक्नोलॉजी जिसका यूज किया है हाइड्रोजन को अलग करने के लिए वाटर से। अब आपको पता है जी वाटर, तो आप फॉर्मूला जानते हो ना, H2 होता है, इसमें हाइड्रोजन भी तो होता है, लेकिन इस वाटर से हाइड्रोजन को अलग करना बहुत ही आसान काम थोड़ी नहीं है। इसके लिए कम कीमत में ये एक फार्मूला बनाया है जिसका नाम है जी सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल। तो सल्फर आयोडीन साइकिल शॉर्टकट में बोलते हैं जी, ये टेक्नोलॉजी यूज की है जी जिससे हाइड्रोजन जनरेट किया जा सके, ताकि इंडस्ट्रीज वगैरह में एनर्जी की तरह यूज किया जा सके, व्हीकल्स में यूज किया जा सके। सारा एडवांटेज क्या जी पूरा लास्ट में देखेंगे हम। इससे हाइड्रोजन को, ये एसआई साइकिल है सल्फर आयोडीन साइकिल, इससे हाइड्रोजन को अलग किया है ऑक्सीजन से, मतलब H2 होता है, एक साथ बंधे होते हैं, बॉन्डिंग होती है जिनमें वाटर में, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अलग किया है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है जी, हाई अमाउंट ऑफ हीट का मतलब ऊष्मा, गर्मी। ये कहाँ से मिलती है जी, ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं ना जी, मतलब अनवीकरण स्रोत, जैसे कोल हो गया जी, कोयला, ऑयल या नेचुरल गैस, इनको जलाते हैं जी और फिर हीट होती है। जैसे आप गैस पे खाना बनाते हो ना, गैस जलती है, उससे हीट होती है नहीं पैदा, ऐसे कोल वगैरह ऑयल गैस को जला के हीट पैदा की जाएगी, और हाई अमाउंट में हीट चाहिए जी इसे अलग करने के लिए हाइड्रोजन को लार्ज स्केल में, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। मेन अचीवमेंट क्या है जी, इसके मेन अचीवमेंट यही है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कन्वर्जन किया है सल्फर डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। और सल्फर आयोडीन साइकिल के प्रोसेस क्या क्या होते हैं जी, इसमें प्रोसेस ये होते हैं जी, 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, थर्मोकेमिकल साइकिल का प्रोसेस होता है जी 3 स्टेप का। इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे की जाती है, देखो जी, ये जी इसमें प्रोसेस होता है, एक तो हाईएस्ट अमाउंट में एफिशिएंट सोर्स ऑफ हीट चाहिए जी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और जैसे ही मान लो हीट इंटर करती है ना जी साइकिल में, तो हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है जी। ये याद रखना जी, इनिशियल फेज में जब हीट प्रोवाइड की जाती है ना इस प्रोसेस में, एसआई साइकिल में, सल्फर और आयोडीन साइकिल में, इसके प्रोसेस के थ्रू जब हीट दी जाती है स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में, तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, जो हाई टेम्परेचर की डिमांड करता है। शुरू में इनिशियल में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, बाद में जब हीट एग्जिट करती है ना जी, लास्ट में एग्जिट हीट बाहर आती है, तो लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है उसको। और फाइनल स्टेज में हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इनिशियल फेज में एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है, और एग्जिट जब लास्ट फेज में कौन सी होती है, लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मेजर चैलेंजेस क्या हैं जी इसके, मतलब चुनौती क्या है सल्फर आयोडीन साइकिल के, एक तो ये जी ये बहुत अमाउंट में वाटर चाहिए जी, सरप्लस वाटर, तो इसको रिड्यूस करना, कि बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, इससे अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज होता है। दूसरा आयोडीन भी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए जी, तो ये इसके वो जी चैलेंजेस के वाटर आयोडीन कम किया जाए। दूसरा क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी इसमें, नेक्स्ट ये जी ट्रेडिशनली डेवलपमेंट ऑफ एसआई साइकिल हैज़ बीन परस्यूड बाय सेवरल कंट्रीज फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन विद द जनरेशन ऑफ 4th न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी जी फिलहाल हाइड्रोजन ये प्रोडक्शन हो रहा है जी, और भी कंट्रीज में यूज किया जाता है, जो 4th जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उनमें किया जाता है ये। अब इस डिस्कवरी के सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है, जो हाइड्रोजन का फ्यूल बनाया जा रहा है जी, एक तो जी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, उसको इन्हेंस करेगा, बढ़ावा देगा। एक ये टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है लो कॉस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है इससे। और हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये क्लीन और रिलायबल अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, जो क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे कोई मान लो जी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक, तो ये बिजली प्रोड्यूस करेगा मान लो हाइड्रोजन से। तो क्या है
ये या फिर हाइड्रोजन फ्यूल एज ए फ्यूल ईंधन की तरह यूज हो सकता है। जैसे आपकी गाड़ियों में कभी क्या है, ये पेट्रोल डीजल से चलती है ना, हाइड्रोजन फ्यूल से चल सकेंगी, ये भी हो सकता है जी। तो इससे इंडस्ट्री वगैरह में, व्हीकल वगैरह में या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो पावर एनर्जी यूज होती है वहाँ पे यूज हो सकता है जी इसका। और हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी के में होता क्या है जी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल पावर जनरेशन होता है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है जी केमिकल से जब क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जा रहा है ना जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और इससे बचता क्या है, वाटर और हीट एज ए बायो प्रोडक्ट बचते हैं जी। जब ये क्या है जी, इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ये कंबाइन होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है केमिकल से, ये इसलिए हो गया जी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और अवशेष क्या बचता है जी, मतलब बाय प्रोडक्ट इससे बचता है जी वाटर और हीट। और वाटर और हीट आपको पता है क्लीन है, ये कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो ये एज ए क्लीन सोर्स की तरह काम करेगा। ये सारे हम डिटेल में देखेंगे जी आगे। और क्या जी, जो इंडिया का टारगेट है ना जी इमिशन टारगेट, उसके क्या है, उसे अचीव करने में हेल्प करेगा अगर हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करेंगे ये, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी फ्यूल है, मतलब पॉल्यूशन नहीं फैलाता। और आपको पढ़ा होगा जी आपने इन्वायरमेंट में, कई बार हमने ये अपने जो करंट अफेयर के टॉपिक है जी उसमें भी बहुत बार डिस्कस किया है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये 2015 में हुआ था जी, पेरिस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में एक जगह है जी, फ्रांस की कैपिटल भी है, इसलिए इसका नाम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है। ये क्या एग्रीमेंट था, एक है जी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी मीटिंग होती है जी हर साल, उस मीटिंग को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी मीटिंग हुई थी जी पेरिस में 2015 में, उसका नाम था COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, मतलब 21वीं मीटिंग थी जी इनकी। वहाँ पे ये डील हुई जी, एग्रीमेंट हुआ, समझौता। इसमें रखा गया कि सब देश अपने वॉलंटरी अपनी मर्जी से कुछ टारगेट रखेंगे कि इतना पॉल्यूशन उन्हें घटाना है, तो इंडिया ने भी रखा था। अब ये टारगेट को बोलते हैं जी वॉलंटरी डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्री अपनी अपनी मर्जी से कितना कंट्रीब्यूट करेंगी, अपना टारगेट खुद रखेंगी। और ये टारगेट बनाया गया था कि फ्यूचर में, भविष्य में बिल्कुल जीरो इमिशन लेके आना है, कि जितना मान लो जीरो इमिशन का मतलब है जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना कार्बन, ये कार्बन को कैप्चर भी कर सको, आप पॉल्यूशन को घटा भी सको। और ये हाइड्रोजन फ्यूल के और क्या फ़ायदे होंगे जी, एक तो पेरिस एग्रीमेंट है हमारा, उसे फुलफिल करने में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंडिया ने कुछ टारगेट रखे कि 2005 में जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करना 2030 तक, कुछ टारगेट रखे हैं। ये कभी और डिटेल में आएगा तो जब पढ़ेंगे जी, अभी हम हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्या फ़ायदे होंगे जी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ये फेम इंडिया स्कीम है ना जी इंडिया की, उसमें भी ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करने में उसे सहायता देगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। फेम इंडिया स्कीम आप जानते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल प्रोड्यूस करने के लिए ये एक स्कीम चलाई गई है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो हाइब्रिड व्हीकल हैं उनको डेवलप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन कम होता है, नहीं धुआं वुआं नहीं निकलता, आपको पता होगा। अब और क्या फ़ायदे हैं जी इसके हाइड्रोजन फ्यूल के एडवांटेज, अब सारे फ़ायदे तो हमने डिस्कस कर लिए, एक बार देख लो फिर भी मेंस में लिखने के लिए काम आ जाए आपके, कि हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी कैसे यूज़फुल है। एक तो जी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होगी ना जी, इसके बायो प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, वाटर निकलता है, हीट पानी और सिर्फ ऊष्मा निकलती है, इससे और कोई पॉल्यूशन नहीं होता। मतलब नो ग्रीन हाउस गैस, मतलब कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है सर, जैसे ग्रीन हाउस गैस होगी जी CO2 हो गई आपकी, या मीथेन हो गई, कोई ऐसा बायो प्रोडक्ट नहीं बचता इससे। और क्या होगा जी, ये नॉन टॉक्सिक है जी, नॉन टॉक्सिक का मतलब है जी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जी, ह्यूमन हेल्थ पे, तो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है हाइड्रोजन। इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया जी इस वजह से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और क्या फ़ायदे हैं जी, हाईली एफिशिएंट का मतलब है जी कि ये हाइड्रोजन कम फ्यूल में ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या है जी, जैसे डीजल और गैस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ना जी, और कम एनर्जी देते हैं, ये मतलब कम फ्यूल में ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हाईली एफिशिएंट है। आइडियल स्पेसशिप फ्यूल का मतलब है जी रॉकेट वगैरह में जो फ्यूल यूज़ होता है जी, अभी जो डीजल पेट्रोल से मान लो रॉकेट लेके जाते हैं आसमान में, सैटेलाइट वगैरह, तो रॉकेट वगैरह में भी ये हाइड्रोजन फ्यूल यूज हो सकेगा। और कम फ्यूल में हम ज़्यादा, मतलब स्पेस में ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च कर सकेंगे, कम फ्यूल में हम ज़्यादा ऊंचाई तक रॉकेट को ले जा सकेंगे, ये इसका मतलब है जी। अब इसके डिसएडवांटेजमेंट है जी, मतलब कुछ नुकसान भी है जी इसके, डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल के। क्या नुकसान है जी, अगर हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज किया जाए, उसके नुकसान ये इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मान लो अगर एग्ज़ाम में आ जाए क्रिटिकली एग्जामिन,
मतलब क्रिटिकल क्या मतलब है जी, कुछ बुराई भी करनी है आपको तो ये बुराई लिखोगे आप उसकी। क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है जी? पहला ये जी कि हाइड्रोजन की ना जी कोई स्मेल नहीं होती जब लीक करता है। जैसा आपके घरों में सिलेंडर यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए, उनमें गैस लीक होती है जी, एक स्मेल आती है ना जी, एक महक सी आती है ना जी, कुछ स्मेल। तो इस जब हाइड्रोजन लीक होगी जी उसकी कोई स्मेल नहीं आती। तो इसे बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है बिल्कुल लीक को डिटेक्शन करना कि हाइड्रोजन, मान लो कोई सिलेंडर में गैस भरी है या आपके व्हीकल में गैस है, तो मान लो ये आपकी बाइक है, ठीक है, बाइक बनानी मुझे आती नहीं है, कार बना लेते हैं। ये कार है जी आपकी, ठीक है, ये कार है, मान लो कार है आपकी, कार में एक फ्यूल भरा हुआ है, तो फ्यूल मान लो लीक होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से चल रही है, हाइड्रोजन लीक होगी, तो इसे पता ही नहीं चलता, स्मेल ही नहीं आती इसकी, ना डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब इससे होता क्या है, अब देखो जी हाइड्रोजन एक तो हाईली फ्लेमेबल है, मतलब बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है। अगर हाइड्रोजन लीक हो रही है हमें पता भी नहीं है और जरा सी किसी ने माचिस जला दी, तिल्ली जला दी या कहीं से आग इसने देख ली तो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा जी। तो ये इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है ये जी। तो इसके बारे में इतना ही था जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है जी उड़ीसा बॉर्डर डिस्प्यूट। ये क्या जी, अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में डिस्प्यूट चल रहा है जी, इस वजह से न्यूज़ में था। आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि कोटिया पंचायत है जी, ये विलेज है जी उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए जी, अनाउंस कर दिए, घोषणा कर दी। आते हैं कोटिया पंचायत में जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की, और डिक्लेयर कर रहा है आंध्र प्रदेश। डिस्प्यूट ये है जी, उड़ीसा कहता है जी ये हमारा है एरिया है और आंध्र प्रदेश कहता है हमारा। अब ये पहले मैप देखो आप, तब समझ आएगा आपको। ये मैप देखो, ये जी अपना प्यारा हिंदुस्तान ये, और यहाँ पे आपको पता होगा ये है उड़ीसा और ये है आंध्र प्रदेश। अब ये बड़े मैप में देखो, ये उड़ीसा और ये जी इधर वेस्ट बंगाल से बॉर्डर लगा हुआ। ये भी ध्यान रखना है कि उड़ीसा का किन किन स्टेट से बॉर्डर लगा हुआ है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जब न्यूज़ में है। तो वेस्ट बंगाल से लगता है जी झारखंड से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर आपका आंध्रा से लगता है इसका बॉर्डर। तो इतने सारे स्टेट से बॉर्डर लगता है जी इसका, समझ गए आप। और अब इसमें क्या देखना आपको, ये जी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये देखो, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है और ये आंध्र प्रदेश। अब इस डिस्ट्रिक्ट में कोटिया पंचायत है जी, कोटिया विलेज है, जिसके डिक्लेयर, इनके दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा कहता है हमारा है, आंध्र प्रदेश कहते हैं हमारा है। तो इस डिस्प्यूट में क्या होता है जी, ये देखो, पहले जो उड़ीसा था जी बंगाल का ही पार्ट था, बंगाल से अलग किया 1936 में। आपने पढ़ा होगा ना जी, एक बार बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन दोबारा वो वापस ले लिया गया था जब प्रोटेस्ट किया था, इंडिया में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गए थे। 1911 में एक हुए थी जी एक मीटिंग, उसमें आपने पढ़ा भी होगा, तो ये हिस्ट्री के में आपने पढ़ा होगा ये। तो ये लेकिन 1936 में उड़ीसा को बिहार बंगाल रीजन से अलग कर दिया था। तब से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है जी, इसका बॉर्डर स्टेट से, वेस्ट बंगाल से भी, ये झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से। ये हम जानेंगे पूरा। इसकी जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल उड़ीसा में, और 8 डिस्ट्रिक्ट में इसके डिस्प्यूट चलता ही रहता है जी नेबरिंग स्टेट्स में। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड सबसे चलता रहता है। अब आंध्र प्रदेश से हमने पढ़ लिया जी, कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोटिया विलेज है। आंध्र प्रदेश कहता है कि ये हमारा है और ये उड़ीसा बोलता है ये हमारे एरिया में आता है, तो इसलिए डिस्प्यूट चलता रहता है जी। अब कोटिया डिस्प्यूट से फ़ायदा क्या है जी और नुकसान क्या है, ये देखेंगे हम। ये जी 1960 से डिस्प्यूट का मतलब है जी विवाद, ये तो पता होगा ना, झगड़ा विवाद डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट चल रहा है 1960 से, 1960 से चल रहा है जी ये कोटिया ग्राम पंचायत को लेके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। यहाँ पे इस पंचायत में 21 विलेज आते हैं जी, मतलब 21 गांव आते हैं इसमें कोटिया पंचायत में। और कोटिया पंचायत दोनों से क्या है बेनिफिट मिलता है जी, इसे फ़ायदा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी पैसा भेजती है जी। जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है ना जी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे सेलूर ब्लॉक है। सेलूर ब्लॉक क्या है, देता है कोटिया पंचायत को पैसे। और कोरापुट में ये पोटांगी है जी, पोटांगी ब्लॉक। तो ये नाम भी याद रखना है आपको, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। पोटांगी ब्लॉक दे देगा ऑप्शन में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या कौन सा। और सेलूर ब्लॉक या आंध्र प्रदेश में, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में, और पोटांगी ब्लॉक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों बेनिफिट देते रहते हैं, पैसा भेजते रहते हैं कि अपना अपना पार्ट समझ के। अब वाटर डिस्प्यूट है जी आंध्र प्रदेश के साथ, ये 2006 से स्टार्ट हुआ जी। ये क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कंप्लेंट भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक एक्ट बना हुआ है जी, इंटर स्टेट रिवर
वाटर डिस्प्यूट एक्ट ये 1956 में बनाया, ताकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया ताकि जो स्टेट के बीच में वाटर को लेकर डिस्प्यूट है ना जी, रिवर जैसे मान लो 2 स्टेट से फ्लो कर रही है तो वाटर के बंटवारे में डिस्प्यूट चलता रहता है। तो जैसे कावेरी का डिस्प्यूट है जी, आपने न्यूज़ में देखा होगा, रहता ही है हमेशा न्यूज़ में। तो इसको लेके कंप्लेंट कीजिए इस एक्ट के थ्रू उड़ीसा ने कि आंध्र प्रदेश के विरुद्ध कि जो इंटर स्टेट रिवर है ना जी, यहाँ पे एक ये वंशधारा रिवर है उसको लेके। तो आपको वंशधारा रिवर कहाँ पे ये भी याद करना है जी आपको, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दोनों में फ्लो करती है जी। इसको लेकर इसके वाटर को लेकर डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। अब उड़ीसा का और कौन कौन से स्टेट से डिस्प्यूट है? वेस्ट बंगाल से जी। वेस्ट बंगाल से क्या है जी? वेस्ट बंगाल से जी ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की और बालासोर डिस्ट्रिक्ट, इसको लेके डिस्प्यूट है जी, विवाद वेस्ट बंगाल से। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है जी आयरन ओर के लिए जानी जाती है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे आयरन ओर लोहा निकलता है जी यहाँ पे। और छो डांस के लिए मशहूर है। ये छो डांस तो एक बार पूछ भी लिया गया जी, बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो याद रखना आपको, छो डांस कहाँ का? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसमें परफॉर्म किया जाता है और उड़ीसा में, ये याद रखना है आपको। अब झारखंड से क्या डिस्प्यूट है जी? झारखंड के बॉर्डर एरिया लगते हैं जी, ये बेतारनी रिवर को लेकर डिस्प्यूट है जी। यहाँ पे बेतारनी रिवर फ्लो करती है जो उड़ीसा और झारखंड में दोनों में फ्लो करती है। और लास्ट में जाके ये क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है जी उड़ीसा में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है जी, ये निकलती है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से उड़ीसा में। और ये कुछ एरिया झारखंड के एरिया ना जो उसमें फ्लो करके ये आगे मिल जाती है उसमें बे ऑफ बंगाल में जी, बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन हो जाती है, मिल जाती है। इसको लेके डिस्प्यूट है जी, इसके कैचमेंट एरिया से लेके, क्योंकि इसका स्मॉल पोर्शन क्या है झारखंड में भी जाता है, तो झारखंड चाहता है हमें भी इसके पानी का फ़ायदा हो। लेकिन उड़ीसा क्या है, जैसे ये उड़ीसा जी, ये झारखंड है, यहाँ पे ये ऐसे निकल के ऐसे फ्लो कर जाती है जी बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल है। तो झारखंड कहता है हमें ये सारा पानी, अधिकतर पानी इसका मोस्टली झारखंड यूज कर, मतलब उड़ीसा यूज कर लेता है इरीगेशन के लिए या पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इसके लिए कम बच जाता है झारखंड के लिए, वो चाहता है हमारे लिए भी होती है। ये डिस्प्यूट चलता रहता है। छत्तीसगढ़ से क्या डिस्प्यूट है जी? छत्तीसगढ़ उड़ीसा का भी है जी। यहाँ पे ये नवरंगपुर और झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट है जी, इनके विलेज को लेके जी डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके डिस्प्यूट के लिए महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाई थी जी 2018 में, तो इसके लिए डिस्प्यूट है जी, इसको सॉल्व करने के लिए बनाया। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं जी, मतलब निपटारा करने के लिए क्या काम कर सकते हैं? एक जी इंटर स्टेट डायलॉग किए जाए, दो सारे स्टेट को मिलके इनको बैठाया जाए, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का है जी, दोनों स्टेट को एक साथ सेंटर बैठाए, दोनों का इनका निपटारा करना चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, ये ट्राइब्यूनल बना के ट्राइब्यूनल भी रिजॉल्व कर सकती है। और ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब है जी? ताकि स्टेट आपस में कोऑपरेट करके क्या है चलें और सेंटर स्टेट एक दूसरे को प्रमोट करें जी, डेवलपमेंट, डिस्प्यूट ना हो बल्कि डेवलपमेंट हो, ये जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये आप मेंस में कंक्लूजन में लिख सकते हो आप, ये लाइन है पूरी एज इट इज। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है जी हमारा असम जयरंगा पोथर और देखिया जुली। ये टाउन अभी न्यूज़ में थे जी, क्यों? यहाँ पे पीएम गए थे जी, प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे स्पीच वगैरह दी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो असम में चेक गए जी, ये हिस्टोरिक प्लेस है। ये जो पहला प्लेस है जी जयरंगा पोथर, ये शिव सागर एक प्लेस है जी, वहाँ पे जी ये 7th सेंचुरी अहोम प्रिंसेस है जी जौमती, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था यहाँ पे अपनी लाइफ को, मतलब बलिदान दिया था। ये अहोम प्रिंसेस मतलब अहोम एक किंगडम था जी, एक साम्राज्य था, उसके राजा थे, उनकी पत्नी थी जी जौमती, जौमती उनकी वाइफ थी, मतलब रानी थी। इन्होंने बलिदान दिया था, क्यों दिया था सारी डिटेल में जानेंगे। पहले आप ये देखो, ये है जी जौमती जी, प्रिंसेस रानी थी जौमती, इनका फ़ोटो ये है। अब इनके बारे में देखते हैं एक। और सेकंड जो है जी देखिया जुली टाउन, ये भी न्यूज़ में, ये किस लिए? क्योंकि यह इंडिया जो मूवमेंट हुआ था ना, नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ये उसकी वजह से फेमस है देखिया जुली टाउन। अब इनके बारे में एक एक करके सारी डिटेल पढ़ते हैं हम। पहले पढ़ेंगे जयरंगा पोथर के बारे में। जयरंगा पोथर क्या है? एक ओपन फील्ड है, मतलब खेत है जी, बिल्कुल ओपन। यहाँ पे जयरंगा पोथर नाम जिस जगह का, ये शिव सागर टाउन में आता है जी, शिव सागर टाउन में। और ये मेनली जौमती जो प्रिंसेस है उनकी वजह से ही जाना जाता है। हुआ क्या था देखो जी, इसे फॉर्मली इसे रंगपुर टाउन भी बोला जाता था, शिव सागर को। तो ये जो अहोम डायनेस्टी थी, अहोम वंश था, यहाँ पे राज किया था लगभग 6 सेंचुरी तक,
मतलब 600 साल तक राज किया था। 1226 से लेके 1826 तक यहाँ पे ये अहोम किंगडम का, अहोम डायनेस्टी है जो जी, इसका राज हुआ करता था। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अहोम किंगडम है, अहोम साम्राज्य है, उसका स्थापना किसने की, फाउंडेड किसी ने किया, ये चाओलुंग सुकाफा। चाओलुंग सुकाफा का नाम याद रखना है, इसने फाउंडेड किया था अहोम किंगडम को। अब हुआ क्या था जी, यहाँ 1671 से लेकर 1681 में यहाँ पे विद्रोह हो गया था जी, टर्मोइल। उसकी वजह से क्या है, जो प्रिंस थे यहाँ के, राजा थे गोडा पानी, वो अपने एनिमी से जान बचा के नागा हिल्स पे चले गए। नागा हिल्स आपको पता ही होगा जी कहाँ पे, नागालैंड है जी जो, और यहाँ पे असम के बॉर्डर पर, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर हिल्स है जी, पहाड़ी, नागा हिल्स पे चले गए अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इनके एनिमी है जो ये गोडा पानी है जी, जोमती जो प्रिंस थी उन्हीं के हस्बैंड है ये। तो ये गौड़ापनी भाग यहाँ से जान बचा के चले गए जी अपनी एनिमी से। लेकिन जो इनके शत्रु थे, इनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने इनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया, जोमती जी को। अब जोमती जी को इन्होंने बहुत टॉर्चर किया काफ़ी दिन तक। और जो क्या है, जो कांटे होते हैं ना जी, थॉर्नी प्लांट पे इनको बांध दिया। और जोमती ने लेकिन फिर भी नहीं बताया कोई भी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। जो गोडा पनिया जी इनके हस्बैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे कि वो कहाँ पे हैं ये बताओ, लेकिन इन्होंने अपने मुंह नहीं खोला और कुछ भी नहीं बताया। ये देखो जी, इस तरह से अत्याचार किया है इन पे, जोमती पे। ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में। इनको एक पेड़ पे बांध के, कांटों पे बांध के, और इन्हें मारा पीटा गया। लेकिन इन्होंने बलिदान दे दिया, अपनी जान दे दी, सेक्रीफाइस हो गई, मर गई, लेकिन कुछ भी नहीं बताया अपने हस्बैंड के बारे में। और देखो कितना प्रेम करती होंगी अपने हस्बैंड से, ये सोच सकते हो आप। ये मर गई जी, सेक्रीफाइस कर दी अपनी, बलिदान अपने हस्बैंड के लिए इन्होंने। लेकिन बाद में क्या होता है जी, गोडापनी दोबारा लौट के आते हैं और यहाँ पे अपना साम्राज्य दोबारा एस्टेब्लिश करते हैं और स्टेबिलिटी और पीस असम में लेके आते हैं, स्थिरता और शांति लेके आते हैं। तो ये जो ये जयरंगा पोथर जगह है, ये जोमती जी के नाम से ही प्रसिद्ध है जी। कि यहाँ पे इसे मार्टिर प्लेस भी बोला जाता है जी। मार्टिर का मतलब है जी शहीद शहीद स्थान। तो इसकी 20 सितंबर को वो भी मनाई जाती है जी, हर साल एनिवर्सरी। अब इसका यही है जी, जयरंगा पोथर है जी, जो कोई प्रोटेक्टेड प्लेस नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब आर्कियोलॉजिकल कोई साइट नहीं है। लेकिन इसके पास 2 आर्कियोलॉजिकल साइट है जी जो प्रोटेक्टेड है। कौन कौन सी, ना पुखुरी टैंक एक है जी, और एक पोहूगढ़, ये 2 टैंक है। ये एक तो टैंक है जी, ये तालाब है जी एक, ना पुखुरी टैंक, और पोहूगढ़ है ये चिड़ियाघर है जी, नेचुरल जू है, जो अहोम में के इरा में बना हुआ था जी लगभग, पोहूगढ़। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है जी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब जो जोसा का टैंक है जी, एक बहुत बड़ा यहाँ पे, जो बनवाया था एक अहोम किंग का ही राजा था जी, दूसरा कौन सा, स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 1697 में बनवाया था जी ये जोसागा टैंक। तो ये भी आपको याद रखना है। विष्णु डोल टेम्पल भी बनवाया था इन्होंने, स्वर्गदेव रुद्र सिंह जी ने। तो ये भी इसलिए भी फेमस है। और 2017 में जी यहाँ पे एक असम साहित्य सभा बनाई गई थी जी, 1917 में। तो इसके 100 साल पूरे हुए जी 2017 में। तो इसकी एनिवर्सरी मनाई गई जी, सैनिटरी सेलिब्रेशन किया गया यहाँ इस स्थान पे, जोरंगा, ये जयरंगा पोथर पे। तो इसलिए भी फेमस है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे, देखिया जूली टाउन क्यों फेमस है इसे देखते हैं जी। ये क्या जी, यहाँ पे क्या है, ये क्या है जी, जो ऊपर हमने देखा था ना जी 20 सितंबर को, 20 सितंबर को जो इनकी मार्टिर डे, वो इनके लिए नहीं जी, मिक्स हो गया, उसके लिए सॉरी मिस्टेक होगी। वो इनके लिए मार्टिर दिवस नहीं मनाया जाता 20 सितंबर के लिए, जोमती जी के लिए। वो यहाँ पे सिर्फ जोमती के नाम से डेथ सेक्रीफाइस किया था अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए मनाया जाता है। वो स्टोरी आ गई जी, वो पढ़ेंगे हम इसमें, कि देखिया जूली टाउन क्यों फेमस है। आपको सबको पता है जी, ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था जी 1942 में। और 20 सितंबर को हुआ क्या था, तो यहाँ असम के टाउन्स में भी प्रोटेस्ट हुआ पुलिस स्टेशन के सामने। लोग क्या है, पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे, बहुत सारे लोग मिलके, और एक डेथ स्क्वाड बनाई जी इन्होंने। डेथ स्क्वाड बोलते हैं, लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसे बोलते हैं डेथ स्क्वाड या मृत्यु वाहिनी नाम दिया गया इन्होंने। इसमें वुमन भी थी, चिल्ड्रन भी थे, सब शामिल थे। और जो पुलिस स्टेशन था जी यहाँ पे, अहोम जो जगह है यहाँ पे असम में, वहाँ पे पुलिस स्टेशन के ऊपर इन्होंने ट्राई कलर झंडा लहरा दिया जी अपना। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो को गुस्सा आया जी, उन्होंने क्या है, यहाँ पे फायरिंग कर दी जी, लोगों को मार दिया फायरिंग करके। और ये प्लेस था जी, वो देखिया जूली प्लेस है जी, जहाँ पे लगभग 15 पीपल को बिल्कुल
शॉट डेड मतलब गोली से मार दिया जी, ये समझ लो आप। और इनमें जी एक वूमन थी जिनका नाम था तिलेश्वरी बरुआ, तिलेश्वरी बारुआ। ये इनकी 12 साल की उम्र ही थी जी, ये भी मर गई, इसमें शहीद हो गई। और ऐसा माना जाता है ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टिर थी जी, शहीद थी, जो कम उम्र में शहीद हुई थी, ये तिलेश्वरी बारुआ जी। और 20 सितंबर को ये जो सारा ये घटना हुई थी 20 सितंबर को हुई थी। और 20 सितंबर को ही जी यहाँ पे देकियाजुली टाउन है जो असम में, इसमें मार्टिर डे के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है देकियाजुली टाउन में। हमारे देश में तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को पूरे कंट्री में, क्योंकि इस दिन को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे जी। उन्हें आपको पता है नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी को पूरी कंट्री में मनाया जाता है। और ये देकियाजुली टाउन में मार्टी डे मनाते हैं 20 सितंबर को। ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 लोगों को मार दिया था और तिलेश्वरी जी उस दिन शहीद हो गई थी इस वजह से। तो आज के टॉपिक तो इतने थे जी। और आप करेंगे जी हम क्वेश्चन करने के लिए, आप तैयार हो तो यस बोलो। लेकिन उससे पहले एक अपील है जी आप लोगों से। देखो जी, आप अगर कुछ पुण्य करना चाहते हो जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जी, ताकि ऐसे लोगों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसी लेक्चर को देखें। और आप लेक्चर को देखने के बाद 5-6 दिन में आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और प्रीलिम के लिए आप प्रीलिम इस लेक्चर को देख के ही क्रैक कर सकते हो। और जीएस सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ना है और ये लेक्चर देखना है आपको, इससे आप प्रीलिम क्रैक कर सकते हो। आप प्रीलिम में देख लोगे। और कुछ कुछ लेक्चर मैं डालता रहता हूँ, जैसे फेमस इंपॉर्टेंट, जैसे नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व, जो न्यूज़ में रहे हैं, तो वो भी आप लेक्चर देख के आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को। और देखो जी, मेरा लेक्चर कोई मोनेटाइज नहीं है जी। आपको लग रहा होगा मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलता यूट्यूब से, एक भी पैसा नहीं मिलता। आपने देखा होगा किसी और, आप यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूब चैनल खोलते हो, आप कोई भी वीडियो चलाते हो तो ऐड आती है बीच में। ऐड इसलिए आती है जी उनको पैसा मिल रहा होता है ऐड का। और आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, किसी लेक्चर में आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिलती है जी, कोई भी ऐड नहीं मिलेगी जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो जी। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट देखो आप, बिल्कुल। तो कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी मेरे लेक्चर में। तो मैंने अपने, ये चैनल है मोनेटाइज भी नहीं किया हुआ जी, कोई एक भी पैसा नहीं मिलता है जी मुझे, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ जी। और आपको पता है जी, फ्री पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जी फ्री पढ़ाना। आप कभी पढ़ा के देख लो जी फ्री में। तो सिर्फ इसलिए ये मेरी एक यही अपील है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, ताकि अगर ज़्यादा लोग देखते हैं और लाइक करते हैं जी, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है जी, ताकि मैं और आपके लिए लेक्चर डेली बनाता रहूँ। अब ये तो मेरा लेक्चर हो गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन करने पे। क्वेश्चन करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अहोम किंगडम वॉज फाउंडेड बाई, ये बताना है जी अहोम किंगडम को किसने फाउंड किया था, किसने स्थापना की थी, ये बताना है। गोडापनी, चोलुंग सुकापा, तिलेश्वरी बारुआ या नन ऑफ द अबव। अब ये पढ़ा है जी कौन सा, गोडापनी, गोडापनी नहीं जी, गलत बिल्कुल। हाँ, जो आप सोच रहे हो वही बी आंसर। देखो जी, इसमें ना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है चोलुम सुखवापा है तो यही सोचो आप, ये मत सोचो मैंने गोडापनी बोला तो ना, तो उसे अपोज करो आप, समझ रहे हो। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देते टाइम में, कि आपको लगे कि हाँ वहाँ पे एक बार सोच लिया आपने, हाँ यार चोलुम सुखापा है, तो वो आप लगाओ, फिर कन्फ्यूज मत हो, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। तो बी आंसर हो जाएगा जी इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या जी, नेशन शेयरिंग ए कोस्ट लाइन विद रेड सी। रेड सी से कौन कौन से बॉर्डर लगाते हैं जी कंट्री। रेड सी का लेक्चर हमने, बहुत ही 4-5 मिनट का लेक्चर है जी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ जी, देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हो ना जी डेली करंट अफेयर, वहाँ पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे लिंक आ जाएगा रेड सी का, आप वहाँ से देख सकते हो। 4 से 5 मिनट का, कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, कौन कौन से नेशन इसके बॉर्डर लगाते हैं, सब उसमें दिया हुआ जी, विद ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हो। तो मैंने करा हुआ है, ये बताना रेड सी से कौन कौन से बॉर्डर लगाते हैं कंट्री, जॉर्डन, सूडान, यमन या ओमान। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 2 3 2 3 4 1 4। देखो जी, ओमान नहीं लगाता है, ये पता है हमें, जहाँ जहाँ 4 है काट दो, ये कट गया, ये कट गया। अब और कौन सा लगाता है जी, अब जॉर्डन भी नहीं लगाता जी, जहाँ 1 है वो भी काट दो, ये भी कट गया जी, बचे सूडान और यमन। ये देखो जी, इस मैप में आप देख सकते हो, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये रेड सी है जी, रेड सी से सऊदी अरबिया, यमन, ओमान यहाँ पे जी कोई बॉर्डर नहीं लगता इसका। इरिट्रिया लगाता है, सूडान लगाता है, इजिप्ट लगाता है। ये सारी ट्रिक के साथ मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी हमारा, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था,
स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। इस थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा दिखाई दे। क्वेश्चन आपको पता ही चल चुका है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट विल बी वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप वंस कंप्लीटेड। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जी, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट होगा जब कंप्लीट हो जाएगा बन के। इट एम्स टू स्टडी ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मिक मैग्नेटिज्म डार्क एनर्जी इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज। ये स्टडी करेगा जी कि गैलेक्सी कैसे बनती हैं, इवोल्यूशन कैसे होता है, डार्क एनर्जी के बारे में, कॉस्मिक मैग्नेटिज्म के बारे में, ओरिजिन कैसे हुआ इनका, सब स्टडी करेगा ये। थर्ड बोल रही है जी, इंडिया इज पर्टेनिंग टू स्काओ थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका पार्ट इंडिया भी है जी इस स्काओ प्रोजेक्ट का। और इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जी, आपके ऑप्शन है ये देखो जी 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। देखो जी तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं और डी है ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। ये कहाँ पे बनाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाएंगे जी और साउथ अफ्रीका में। इसे एरे इसलिए बोला गया जी, एक एंटीना नहीं है जी, बहुत सारे एंटीना हैं तो एरे उसी को बोला जाता है जी। तो इसका नाम में एरे इसलिए है जी, ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, बहुत सारे एंटीना लगाए जाएंगे जी जो डिटेक्ट करेंगे ये सब कुछ। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, बनाया तो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, लेकिन हेडक्वार्टर है जी यूके में, उत्तराखंड में। ये हमने अच्छे से कवर किया था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर लेक्चर नहीं देते खा लास्ट देखा तो देख सकते हो आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरेविकुलम नेशनल पार्क। एरेविकुलम नेशनल पार्क है जो उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट है जी करेक्ट है। अब दिखाई दे रहा होगा आपको, देखते हैं ये। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है जी, एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु में क्या ये बना हुआ है क्या, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं जी नेशनल पार्क को हिंदी में, राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड बोल रही है द टेरेन कंसिस्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड इंटरस्पर्स विद सोलाज। यहाँ पे क्या है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड की ग्रासीज है जी, घास है जो सोला फॉरेस्ट के साथ है, सोला फॉरेस्ट भी है यहाँ पे। थर्ड बोल रही है अनाईमुडी द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड हेयर। जो क्या है जी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया में, बहुत ही पीक का मतलब हो जाती है चोटी, पहाड़ की चोटी, हाईएस्ट चोटी है जो साउथ इंडिया में वो अनाईमुडी है जो इस पार्क में लोकेटेड है। ये बताना जी आपको। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, ये तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ पे, केरल में है, इसलिए गलत हो जाता है। तो जहाँ पे फर्स्ट काट दिए, कट गया, कट गया, कट गया। अब 3 सही है जी, अनाईमुडी यहीं पे है जी, हाईएस्ट पीक है, आपको पता होगा जी, पढ़ा होगा। तो 2 और 3 आंसर सही हो जाएगा जी इसका। ये टेरेन हाईएस्ट एल्टीट्यूड ग्रासलैंड भी जी, सोला फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, तो डी आंसर हो जाएगा जी इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, ये बताना जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये कमीशन के बारे में बहुत बार हमने न्यूज़ में पढ़ा है जी, बहुत डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में, कई बार 2 से 3 4 5 बार, कोई गिनती नहीं है जी। ये कमीशन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी टारगेट, मतलब एम क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, ये बताना आपको। स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जी उनमें क्या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड बोल रही है प्रोवाइडिंग सेलेबल आर्टिकल, जो आर्टिकल बेचे जा सकें ऐसे आर्टिकल प्रोवाइड करना। क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स पीपल एंड बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी सेपरेट, मतलब पीपल के अलोंग क्या है जी, सेल्फ रिलायंस का मतलब है जी उन्हें खुद रोजगार पैदा कर सकें, ऐसा उन्हें कैपेबल बनाना है। फोर्थ बोल रही है एस्टेब्लिशिंग ए मेजर खादी इंडस्ट्री इन एवरी विलेज, जो प्रत्येक गांव में उसमें एक खादी इंडस्ट्री मेजर बनाना है। ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये बताना आपको। इसका ऑप्शन क्या है जी, ये बताना आपको। बताओ जी। देखो जी चारों आपको सही लग रहे होंगे, चारों ही हैं जी, डी आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने अच्छे से अपने करंट अफेयर के लेक्चर में लास्ट डे में कवर किया, तो इसके बारे में बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बतानी है जी, इसमें गलत स्टेटमेंट बतानी है जी आपको। आपकी स्टेटमेंट है जी ये फर्स्ट, याद रखना, इनकरेक्ट बतानी है जी, गलत स्टेटमेंट। इससे भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जी, कभी कभी ये ध्यान नहीं देते हम, इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट, ये ध्यान रखना आपको। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना, आप कंपटीशन से बाहर हो, समझ लो आपका फेल हो गया आप। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट टू बोरो मनी। ये गवर्नमेंट इशू करती है जी इन्हें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उधार है, कि गवर्नमेंट उधार लेती है सिक्योरिटी, मतलब ये कागज़ होता है,
उस पर लिखी होती गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे बॉन्ड शेयर होते हैं। ये अच्छे से हमने पढ़ा जी सारा डिटेल में। लेक्चर नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर देखो प्लीज़, लास्ट के पता नहीं मुझे याद नहीं है, लास्ट लेक्चर में उससे लास्ट में कराया हुआ है अच्छे से। तो ये क्या है, गवर्नमेंट उधार लेती है क्या इससे इशू करके। सेकंड बोल रही है ट्रेजरी बिल्स आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट विच मैच्योर एनीवेयर बिटवीन 5 ईयर एंड 40 ईयर। जो ट्रेजरी बिल होते हैं जी वो लंबे समय के लिए होते हैं क्या, 5 साल से 40 साल के बीच में। थर्ड बोल रही है डेटेड सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट विच मैच्योर लेस देन 365 डेज। जो डेटेड सिक्योरिटी होती हैं वो 1 साल से कम की होती हैं क्या, शॉर्ट टर्म की होती हैं क्या, ये बताना आपको, 365 डेज से कम की। फोर्थ बोल रही है लाइक बैंक फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट टैक्स फ्री। मतलब जैसे बैंक में आप मान लो डिपॉजिट करते हो और आप कमाई करते हो इनकम, उन पे टैक्स लगता है, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी टैक्स लगता है, ये टैक्स फ्री नहीं है, समझे। जो भी पैसा आप कमाओगे ना इन सिक्योरिटी से, मान लो आपने सिक्योरिटी खरीद ली 1000 रुपये की, जो भी आप पैसा कमाओगे इनकम, उन पे टैक्स लगेगा। जैसे बैंक डिपॉजिट करके आप इनकम कमाते हो उस पर टैक्स लगता है, तो टैक्स फ्री नहीं है ये, एक तरह से टैक्स लगता है। तो आपके ऑप्शन है जी ये, आप देखो आप 2 3 1 4 2 1 2 3 1 4 1 2 4 और 1 2 3 4। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत ये याद रखना है। देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट इशू करी है, ये कर्ज लेती है एक तरह से, डेट है ये गवर्नमेंट का, इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। सेकंड गलत है जी, ये इंटरचेंज किए हो जी 2 और 3rd। जो ट्रेजरी बिल होते हैं जी वो ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, लॉन्ग टर्म के नहीं, शॉर्ट टर्म के, लेस देन 1 ईयर, 365 डेज से कम के। और डेटेड सिक्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा की होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। तो ये इंटरचेंज है जी। और सेकंड फोर्थ बिल्कुल सही है जी। तो 2 3rd यहाँ पे इनकरेक्ट है जी, ए आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना हमें। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अलवर एंड नयनर। नयनर और अलवर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट पढ़नी है जी, कौन सी करेक्ट है ये बतानी है। अलवर और नयनर्स आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़े होंगे। फर्स्ट बोलिए दे अप्रूव द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। जो जाति के नाम पे भेदभाव होते हैं ना जी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव इंडिया में, उनको इन्होंने डिसअप्रूव किया था, मतलब मानने से इनकार किया था जाति प्रथा को। सेकंड बोल रही है दे डिड नॉट प्रोड्यूस एनी रिटन कंपोजिशन, इन्होंने कोई भी लिखित, कोई लिटरेचर नहीं लिखा, कोई किताब नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा बोल रही है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड बोल रही है जी वुमेन डिवोटीज वर ऑल्सो अलाउड विद इन संघा। मतलब जो इनकी जो सभा होती थी, मीटिंग होती थी, उनमें वुमन भी अलाउड थी। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में वुमेन्स को अलाउ नहीं होता था आना, वुमेन्स को, और शूद्र जो कैटेगरी होती थी वर्ण, इनको अलाउ नहीं होता था ना तो वेद पढ़ना, ना मंदिर में जाना, ना किसी मीटिंग में जाना। लेकिन अलवर और नयनर वुमेन को अलाउ करते थे, ये लिखा हुआ है, आपको बताना है सही है या गलत है। 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। देखो जी इसका तरीका ये है जी, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, कुछ भी, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कॉमन सेंस से। कैसे, आपके पास दिमाग होगा, सबके पास है। देखो जी सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है दे डिड नॉट प्रोड्यूस एनी रिटन कंपोजिशन। अब आपको लगता है कोई इतना सारा, मतलब अलवर नयनर इतने फेमस हैं और कोई बुक ना लिखें। पहले तो आपको पता है इंटरनेट थोड़ी ना थे कि मान लो इंटरनेट पे वीडियो अपलोड कर दिया आगे जी, पहले तो सिर्फ रिटर्न ही था सब कुछ। तो ये बुक तो ज़रूर लिखी होगी, तो ये आप सोच सकते हो। तो जहाँ जहाँ टू है वो काट दो, आंसर आ जाएगा। ये ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, आंसर आपका बी आ गया। तो ऐसे भी कॉमन सेंस से कर सकते हो, कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी एक स्टेटमेंट काट दोगे तब भी कर दोगे। तो यूपीएससी में कोई पढ़ के नहीं जाता, अगर यूपीएससी का चेयरमैन भी पेपर देना जी, उससे भी पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होंगे और उसने आंसर नहीं देखे, आंसर की नहीं देखी। तो ये सारे जो आपको पता है कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट में कर देते हैं, कैसे, कॉमन सेंस से। सारे आप सिलेबस किसी को याद नहीं रहता है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं जी। देखो वुमन, अंदल नाम था जी वुमन का, जो अलवर वुमन बोला जाता था इसे। जो अलवर क्या है, इन्होंने रिलीजन स्थापित करने का एक सोचा था, अलवर और नयनर, समझ रहे हो। अलवर विष्णु की पूजा करते थे, नयनर किसी करते थे, ये करते थे शिव की, शिव भगवान शिव की। तो ये अलवर और नयनर ये क्या है, अंदल वुमन थी जो शिव की डिवोटी थी। और ये अनदर वुमन थी जी, एक अंदल थी, ये थी अलवर की, अलवर में। और ये कराईकल अमायर ये थी जी नयनर की, जो शिव की डिवोटी थी, क्योंकि नयनर मानते थे शिव को, अलवर मानते थे विष्णु की पूजा करते थे। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छे से। और अलवर की एक बुक है जी, कौन सी है, नालियरा दिव्य प्रबंधम, ये याद रखना आपको, नालियरा दिव्य प्रबंधनम। ये बुक थी जी जो अलवर ने लिखी थी, अलवर के फॉलोअर थे। ये से तमिल वेदा भी बोला जाता है जी, तमिल वेदा, तमिल में लिखी हुई है, तमिल वेद जो वेद है ना जी हमारे हिंदू धर्म में, आपको पता होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे।
सूफीज़म के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना जी आपको। सूफीज बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेंड टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। जो आपका दिल है जी, हार्ट है, आपका मन है, वो कई तरीके से वर्ल्ड को देखा जा सकता है, ऐसे ट्रेन किया जा सकता है। पहली स्टेटमेंट भी बोलती है। सेकंड क्या बोलती है, जिक्र रेफर्स टू चैंटिंग ऑफ ए नेम और सेक्रेट। जिक्र एक ऐसी व्यवस्था है जी सूफीज़म में जो क्या है, चैंटिंग, मतलब चैंटिंग का मतलब है जी जैसे मान लो हम जैसे कोई भी चीज़ क्या है रटते हैं ना, जैसे मान लो भगवान का नाम करते हैं हरे कृष्णा, ये चैंटिंग करना हो गया, समझे। तो इसमें जो सूफीज़म में जिक्र फेमस थी जी चैंटिंग के लिए। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है, सूफीज़म वॉज क्लोजर टू सगुन भक्ति देन निर्गुण। जो सूफीज़म थे वो सगुन भक्ति में ज़्यादा बिलीव करते थे, निर्गुण में नहीं करते थे। अब आपको बताना जी 1-2-1 या 1-3-2-3। देखो जी, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वो निर्गुण में करते थे। निर्गुण सगुण का मतलब है, सगुण है मतलब मूर्ति पूजा, जो मूर्ति में बिलीव करते हैं, और निर्गुण है जी मूर्ति पूजा से अलग है थोड़ा। निराकार मतलब भगवान की कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई इमेज नहीं है, वो उनका निराकार है। निर्गुण भक्ति का ये मतलब है। तो थर्ड जहाँ पे ये कट गए जी, 1-2 सही है जी, ये आंसर आ गया इसका। आपको दोनों पता होना चाहिए तभी आंसर ये होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर टिपिकल फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर है जी, इस्लामिक जो बिल्डिंग वगैरह बनती थी उनके क्या क्या उनमें वो होती थी, फेमस क्या क्या चीज़ थी उनमें, तो ये आपको बताना है। करेक्ट। फर्स्ट बोली यूज ऑफ आर्क्स वोल्ट इन कंस्ट्रक्शन। वो बिल्डिंग वगैरह बनाने में आर्क वगैरह यूज़ करते थे, वोल्ट वगैरह यूज़ करते थे क्या। वर्शिप ऑफ ह्यूमन फिगर ऑन स्कल्पचर। ये ह्यूमन फिगर की वर्शिप करते थे क्या, पूजा करते थे क्या ह्यूमन के किसी स्टैचू की। थर्ड है जी, यूटिलाइजेशन ऑफ क्योस्क एंड टावर्स। जो इनकी बिल्डिंग बनती थी जी, बहुत लंबे टावर बनाए जाते थे बिल्डिंग में, क्योस्क वगैरह यूटिलाइजेशन होता था, बनाए जाते थे। आपके ऑप्शन है जी 2 ओनली 1-2-1-3 देखो जी, इतना तो आपको पता ही होगा, इसे भी कॉमन सेंस से यूज किया जा सकता है। अभी भी इस्लाम धर्म में क्या होता है जी, हमारे मुस्लिम जो पीपल हैं जी, उस धर्म में होता क्या है जी, वो किसी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करती जी। मूर्ति पूजा नहीं करते ना। आपने मस्जिद में कभी जाके देखा हो तो जी, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है, जैसे हिंदुओं में क्या मूर्ति पूजा करते हैं, इनमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। तो ये ह्यूमन फिगर की वर्शिप क्यों करेंगे जी। ये स्टेटमेंट आप काट सकते हो जी, जहाँ जहाँ दो है काट दो जी। ये ए कट गई, बी कट गई, डी कट गई, आपका आंसर आ गया जी। देखो, सिर्फ कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, कुछ पढ़ा भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी, अमुक्त मर्यादा, गंगा देवीज, ये मधुरा विजयन, अलासानी पेडानाजाद, मनु चरित्रम एंड आर सम ऑफ द इंडिजिनस लिटरेचर ऑफ द पीरियड ऑफ। ये बताना है जी। ये कुछ मधुरा विजयम है जी, ये लिखी जी गंगा देवी ने, और अलासानी पड्डाना ने लिखी थी मनु चरित्रम। और एक अमुक्त मर्यादा, ये बुक है जी, किस टाइप के बुक है जी, लिटरेचर है, किस टाइम में लिखी गई थी ये बताना है। बहामनी किंगडम के टाइम में, विजयनगर एम्पायर के टाइम में, संगम एज या चोला जी। इसका बी आंसर करेक्ट है जी, बिल्कुल फैक्चुअल है जी। आपको पता होगा तो बता दोगे, नहीं तो नहीं। ऐसे फैक्चुअल पूछे जाते हैं, आपको पता होगा जी। इस 2020 में भी बहुत सारे फैक्चुअल पूछा था, तो कुछ पता भी होना चाहिए आपको, सारे कॉमन सेंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन फतेहपुर सीकरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रीम ऑफ स्टोन्स। फतेहपुर सीकरी जगह है जी, एक आपको पढ़ा होगा जी आपने। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसे ड्रीम ऑफ स्टोन भी बोला जाता है, ड्रीम ऑफ स्टोन। तो ये कौन सी बिल्डिंग का नाम है जी, ये बताना आपको। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है क्या, मीनाक्षी टेम्पल, हवा महल, जंतर मंतर। इसका सही आंसर है जी पंचमहल है जी, फतेहपुर सीकरी में। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये मीनाक्षी टेम्पल तो तमिलनाडु में है जी, हवा महल आपको पड़ा होगा जयपुर में जी, राजस्थान में। और जंतर मंतर बहुत सारी जगह पे है, जयपुर में भी है, दिल्ली में। ज़्यादा फेमस आपका दिल्ली में, आपने देखा होगा जंतर मंतर पर स्ट्राइक चलती रहती हैं। और ये पंचमहल ऐसा है जी, देखो पंचमहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 फ्लोर बने हुए जी। एक ये हो गया, 2 3 4 5, इसलिए पंचमहल बोला जाता है जी इसको। तो आज का लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। आपको कैसा लगा शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कमेंट में कैसा लगा। कुछ आपको और भी मान लो कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। कुछ भी कोई सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो जी आप। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं जी।